नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज श्रृंखला। यह टेस्ट सीरीज दूसरा होगा और आइए देखते हैं इसमें आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है इतिहास का। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलके कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं। मिदनापुर, चटगांव, बर्धमान विकल्प ए है। और बी विकल्प में 24 परगना, कोलकाता और ठाकुरगांव। और सी में सुतानोटी, कोलकाता, गोविंदपुर। और डी में मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। तो इसमें आपका उत्तर है विकल्प सी सही है। सुतानोटी, कोलकाता, गोविंदपुर को मिलाकर इसी स्थान पर कलकत्ता नगर का निर्माण हुआ था। 1698 ईस्वी में मुगल शहजादा अजीमुद्दीन ने 1200 रुपये वार्षिक किराए पर दिया था। कालांतर में यहीं पर पोर्ट विलियम की स्थापना हुई और 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर भी बना। आइए अगला प्रश्न हम देख लें। तो प्रश्न संख्या 2 है। 1919 के भारत अधिनियम में कूट से संबंधित प्रश्न है। सही उत्तर का चयन करना है कि 1919 के एक्ट में किन किन बातों पर चर्चा की गई है। पहला है केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया जाएगा। दूसरा विकल्प है प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन व्यवस्था आरंभ किया गया। और तीसरा है कूट में भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाया गया। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि तीसरा कूट इसमें सही नहीं है। भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुआ था। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा केवल 1 और 2, 3 नहीं होगा, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली 1935 के एक्ट में संघीय शासन प्रणाली की बात की गई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, संघीय शासन प्रणाली की बात कब? 1935 के एक्ट में। आपका उत्तर है विकल्प डी 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। महाभाष्य के लेखक पतंजल समसामयिक थे किसके? 4 विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के और चंद्रगुप्त प्रथम के। तो आपका उत्तर है कि पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के समकालिक पतंजल थे। विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में बारहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित था? आपका उत्तर है इसका विषय है खगोल शास्त्र। बारहमिहिर ने बृहत संहिता के साथ साथ अन्य पुस्तकें भी लिखी, जिसमें बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका है, जो बहुत पूछे जाते हैं। तो खगोल शास्त्र पर यह लिखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखें। हिंदी में खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? विकल्प ए अमीर खुसरो, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी कबीर, डी अब्दुल रहीम खान खाना। तो आपका उत्तर है हिंदी में खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। विकल्प ए। और अमीर खुसरो से कई प्रश्न बनते हैं। पहले तो यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली में हुआ था। इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिनमें गुर्तुल कमाल, खजाइन फुतूह, जिसे तारीख़ इलाही भी कहा जाता है, किरान उल सदामान, आशिका नूह, ये सिपहर महत्वपूर्ण हैं। खजाइन फुतूह अभी हाल ही की परीक्षा में बीओ में पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लें। दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। इनमें जो था मोहम्मद बिन तुगलक उपयुक्त गुणों से भरपूर था। आपका उत्तर विकल्प सी सही है।
आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला द्वारा लिखा गया? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा और बादशाहनामा। तो ये जो हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में सुधार की। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना उसके सुधार में शामिल नहीं था? तो यहाँ योजनाएं उनकी कुछ दी गई हैं। शैक्षणिक सुधार, रेल मार्गों का निर्माण एवं तार डाक सेवाओं की शुरुआत की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम बनाया। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, विकल्प डी आपका सही है। चूँकि विकल्प डी जो कारखाना अधिनियम बना 1881 में प्रथम कारखाना एक्ट बना था। इस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद 10-10 साल के बाद कारखाना एक्ट बना, जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा। आइए अगला प्रश्न हम देख लें। यहाँ थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। जो 1978 आपको दिख रहा है, तो 1978 ना हो के मिसप्रिंट है, ये आप 1878 कर सकते हैं। 1878। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ? ध्यान देने की जरूरत है। अंग्रेजी अधिकारियों की उड़ाऊ जीवन शैली, अंग्रेजी मालिकों द्वारा नील के कामगारों के साथ बुरा व्यवहार, 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों के अमानवीय दृष्टिकोण, या अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा भारत के धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग। तो आपका उत्तर यहाँ सही है, विकल्प सी। 1877-76 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दुर्व्यवहार था। तो जो तत्कालीन भारतीय मीडिया थे या समाचार पत्र थे, उसने उनकी आलोचना की। फलतः इसके खिलाफ लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीत पर दूतावास की स्थापना की? 4 शासक दिए गए हैं और उसमें से बताना है कौन विदेशों में दूतावास प्रारंभ किया था। हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम ने और टीपू सुल्तान ने। तो यहाँ आपका उत्तर है कि टीपू सुल्तान ने आधुनिक स्तर पर विदेशों में दूतावास का निर्माण किया था। अरब, अफगानिस्तान, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, फ्रांस और मॉरिशस में इन्होंने अपना दूतमंडल भेजा था, वहाँ दूतावास स्थापित किया था। और यही एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। फ्रांस का जैकोबिन क्लब था, उसका सदस्य था और स्वयं को नागरिक टीपू की उपाधि धारण किया था। आइए अगला प्रश्न देखें। फिलहाल यहाँ उत्तर आपका डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। यहाँ जहाँ 1965 आपको दिख रहा है, यहाँ आप 1665 कर लेंगे। ठीक है, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की? तो बहुत पूछा जाता है। 22 जून 1665 को जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। उस समय एक इटालियन इतिहासकार मनुची भी उपस्थित था। पूछा जा सकता है कौन उपस्थित था संधि के समय? वहाँ मनुची उपस्थित था और संधि की तमाम शर्तें थी जो यहाँ अप्रासंगिक हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण बना? 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में देखें, कर्नाटक की मूल राजनीति में अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों की भागीदारी, अंग्रेजों को दक्षिण से बाहर निकालने के डुप्ले की महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, और विकल्प डी चौथा, ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति का युद्ध जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो यहाँ आपका विकल्प डी सही है।
ध्यान रखें। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के चलते प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के विरुद्ध में हुए वहाँ। और इसी समय प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, आपसे पूछा जाता है इसकी बीच डेट पूछा जाता है, 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। और जैसे यहाँ आपसे पूछा गया कि किसके कारण शुरुआत हुआ था, तो आपने देखा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। तो इसका अंत कैसे हुआ, तो वहीं पर एक संधि हुई थी जिसे आप जानते हैं, एला-शापेल की संधि। कौन सी संधि है? एला-शापेल की संधि। एला-शापेल के संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी। आइए हम अगला प्रश्न देख लें। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तो चंपारण में, चौरी चौरा में, बारदोली में और दांडी में। तो आप देखेंगे आपका उत्तर है कि चंपारण में गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहाँ से कुछ और प्रश्न बनते हैं। जब गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत करने गए थे, उस समय गांधी जी को आमंत्रित कहाँ से किया गया था? तो ध्यान दें कि थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएं। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहीं पर बिहार से राजकुमार शुक्ल जी आए हुए थे। उन्होंने गांधी जी को चंपारण चलकर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक मेरा प्रश्न आपसे है इसी जगह पे कि गांधी जी ने अपने आप को, या गांधी जी ने भारत में सार्वजनिक सभा को कब संबोधित किया था पहली बार? ठीक है, कब संबोधित किया था? हम उत्तर चाहेंगे आपसे, उम्मीद है कि आप उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? 4 विकल्प दिए हैं। CR दास ने, एनी बेसेंट ने, BC पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने। यहाँ आपका उत्तर है CR दास ने, विकल्प ए आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देख लें। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, केवल 2। उनमें से एक अजंता की गुफाओं में चित्रांकन किया गया। गुप्त काल के चित्रांकन के दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर मिलते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। आपका उत्तर वैसे बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में एक अंग्रेज प्रशासक थे, डेंजरफील्ड ने, इन्होंने इसकी खोज की थी 1818 में। ये ग्वालियर के पास, या धार जिला में ग्वालियर के पास बाघ नामक पहाड़ी पर हैं। और यहाँ पर जो ये बाघ की गुफाएं हैं, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इसमें कुल कितने गुफाएं हैं? इसमें 9 गुफाएं हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें 9 गुफाएं हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लें। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? आइए देखते हैं। 4 विकल्प दिया गया, अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर और तुर्की में। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर है कि 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब? 1915 में। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में एक समांतर सरकार बनाई गई, जिसके राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट आपने वहाँ लिखा भी हुआ है, जिसके राष्ट्रपति महेंद्र सिंह
महेंद्र सिंह बनाए गए और इनके प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, इनके प्रधानमंत्री बनाए गए ठीक है बरकतुल्लाह, ये भी पूछा जाता है बरकतुल्लाह, ठीक है। ये तो प्रथम अंतरिम सरकार हुई। आपसे एक प्रश्न और बनता है, ये पूछा जाता है, भारत में द्वितीय अंतरिम सरकार कब गठित हुआ और किसने कहां पर गठित की? यह आपके लिए प्रश्न है। यह हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, दूसरा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कारण क्या था? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ठीक है, नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय में से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना संभव नहीं हो सका। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। ध्यान दें, अब इसमें उत्तर का तलाश करना है, चयन करना है। फिलहाल मैं ऐसे बता दूं, उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। जो ऊपर 3 विकल्प दिए गए, इन विकल्पों में से कोई नहीं। तो सच तो बताना ही है। सच यह है कि 1935 के एक्ट में चर्चा किया गया था कि प्रांतीय चुनाव किए जाएंगे, तो 1937 में चुनाव हुआ, 28 महीने तक सरकार चली। लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि 6 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश हुकूमत भारत को भी युद्ध के आगोश में ले लिया। जब युद्ध के आगोश में ले लिया तो कांग्रेसियों को नागवार लगा और उन्होंने सामूहिक रूप से समस्त विधानमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया था। कारण यह था। आइए अगला प्रश्न देख लें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए। यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व तो गांधी जी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। आइए हम चर्चा करें। आह्वान तो आंदोलन का गांधी जी ने किया था, लेकिन 9 अगस्त 1942 को 0 हावर्स के सबको शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, फलता या स्वतः स्फूर्त हो गया। इसलिए विकल्प आपका बी सही है। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था, शुरुआत की हुई थी। यह भी सच है कि आंदोलन अहिंसक था, किंतु बाद में कुछ स्वरूप इसमें हिंसा के तत्व मौजूद हो गए थे। फिलहाल विकल्प आपका भी सही है। और यह भी सही है कि इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग की भागीदारी नहीं रही। आइए हम अगला प्रश्न देखें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए कैसे जानी जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में उन्होंने गुप्त रेडियो का संचालन किया था, यही सही है। शेष विकल्प गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों के सफल न होने के 4 विकल्पों में से देखें। पहला विकल्प, उन्होंने चांदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की थी। डुप्ले की निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया। उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किया। उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। यह सच है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी निर्भरता फ्रांस की सरकार पर थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्भरता वहाँ के व्यापारियों पर थी। फलतः जो यह सरकारी कंपनी थी कमज़ोर हो गई और फ्रांसीसियों के पराजय का महत्वपूर्ण कारण बना। चलिए अगला प्रश्न देखें। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
4 कूट दिए गए हैं, कूटों के माध्यम से मुझे विकल्प का चयन करना है। पहला है, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्क संगत है, यह सच है, या ऐसा उन्होंने माना था। दूसरा, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, यह भी सच है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, यह भी सच है। तो उन्होंने वेद को अमोघ माना, उन्होंने वेद को अमोघ नहीं माना था। फलतः आपका विकल्प होगा 1, 2, 3। जहाँ 1, 2, 3 कूट होगा नीचे उसमें होगा। आइए देखते हैं 1, 2, 3 किसमें है। 1, 2, 3 कूट आपका उत्तर, आपका विकल्प ये सही है। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करें। यहाँ सूची दिया गया है 1 और 2, इसमें से एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, दूसरे तरफ युद्ध दिए गए हैं। यहाँ देखा जाए तो युद्धों में एक तरफ जैसे 1775, आइए यही मिलान कर लेते हैं। 1775 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1775 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 में सॉरी 1775 में प्रथम आंग्ल, ध्यान रखिएगा फिर से देख लें, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 3 सही है। और 80 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर उसके बाद 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध, 1838 में आंग्ल अफगान युद्ध। आपका विकल्प यहाँ सही है सी। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? कालक्रम मिलाना है। लखनऊ समझौता, द्वैध शासन, राउलेट एक्ट और बंग भंग। आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। तो 1905 में बंग भंग, 1918 में राउलेट एक्ट, 1919 में द्वैध शासन और 1916 में लखनऊ समझौता। आपका उत्तर है 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 विकल्प बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूची 1, 2 सूची 2 को मिलान करें। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री, भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो आइए हम चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। और विकल्प सी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार के गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से आपका उत्तर ए विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी। कथन है, कारण में बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में बंटवारा बच जाता। तो आपका यहाँ ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। आइए 4 विकल्प दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट, ईसाई मिशनरियों का आगमन भारत में हुई
1813 में अनुमति मिली कार्य करने की, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति 1833 में हुई। इस प्रकार से आपका उत्तर है 26 का विकल्प बी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ कूट मिलाना है लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, सबने अवज्ञा आंदोलन। इसमें देखा जाए तो मिलान करें, लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931, पूना समझौता जो है 1932, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन की अंतिम वापसी 1934। ठीक है, इस प्रकार से हैं 7 अप्रैल 1934 को। अब हम विकल्पों का मिलान करें। विकल्पों के मिलान करने के बाद निष्कर्ष निकला कि 27 का उत्तर आपका बी सही है। चलिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने का नीचे दिए गए करता था। अब नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करें, तो यहाँ देखना है ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखें। एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यहाँ एलोरा गुफा मंदिर तीनों धर्मों से संबंधित है। विकल्प डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करें। 16 महाजनपद के कुछ जनपद दिए गए, उनकी राजधानी आपको बताना है। तो कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिछत्र थी, कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी। इस प्रकार से उत्तर आपका मिलान करें तो विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता था? ये पुराने प्रश्न पुराना ये है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अप्रासंगिक हो चुका है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और योजना आयोग ख़त्म करके 1 जनवरी 2016 को नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। अब 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया। कब, किस आम चुनाव में? ध्यान दें, यहाँ उत्तर आपका है 1989 में। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन 61वें संशोधन में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और 1989 में ही प्रथम यहाँ आम चुनाव इसके बाद हुआ था, और इसी आम चुनाव में 18 वर्ष के नवयुवक पहली बार भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन का चयन करें। 4 विकल्प दिए गए, इसमें से गलत कथन है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर था। इस चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। तो आपका उत्तर यहाँ है विकल्प सी सही है। वयस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है, ये प्रणाली गलत थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को 1950 के भारत संविधान के किस रूप में सन्निविष्ट किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं।
मूल अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में, भारत की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के रूप में, भारत सरकार के कार्य संचालन की प्रक्रिया के रूप में। तो इनमें आप देखें तो आपका उत्तर है विकल्प सी। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का पालन करना। तो यहाँ आपका उत्तर है लोक चुनाव में मतदान करना नहीं। एक प्रश्न आपसे फिर मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए? इन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और इसका सत्र अल्प सूचना पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है। और दूसरा इसमें कूट है, भारत के संविधान के अधीन भारतीय संसद के दोनों सदनों को विधि निर्माण की शक्तियां समरूप हैं। विधि निर्माण की शक्तियां समरूप नहीं है, फलतः यह आपका गलत है, एक आपका सही है। आपका उत्तर केवल ये सही होगा। आइए अगला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निदेशक सिद्धांत नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखें। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किस स्थिति में या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? 3 कूट दिए गए, कूट के माध्यम से विकल्प का चयन करना है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो आपका उत्तर यहाँ है केवल साधारण विधि निर्माण पारित करने की स्थिति में। ठीक है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, शेष में नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। आपका यहाँ उत्तर होगा मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। किस उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश होने को गौरव प्राप्त था? किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने गौरव प्राप्त हुआ? आइए इसमें देखें। आपका उत्तर है विकल्प सी, दिल्ली उच्च न्यायालय को 1966 में। ध्यान रखेंगे 1966 में जी गोरिल्ला दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। अगला प्रश्न है। किस देश के अध्यक्ष स्पीकर अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता? फ्रांस, कनाडा, यूएसए और इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड का जो स्पीकर होता उसका चयन होने के बाद पार्टी से समस्त गतिविधियां या समस्त संबंध विच्छेद कर लेता। विकल्प आपका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। किस देश का संविधान ऐसा है जो संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रणाली की सरकारों का मिश्रण है? यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। तो ऐसा जो है यूएसए में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाता है? इन 4 विकल्पों में एन.जी. रंगा, पंडित नेहरू, के.टी. शाह, बी.आर. अम्बेडकर। आपका उत्तर है के.टी. शाह। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कुछ प्रश्न आपसे किया गया है। राष्ट्रीय योजनाओं की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती, योजना के लिए धन आवंटन करती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना के लिए धन का आवंटन नहीं करती, फलतः ये विकल्प आपका चौथा कूट इसमें से सही नहीं है। ध्यान रखें। तो आपका उत्तर होगा 1, 2, 3। 1, 2, 3। अब यह अप्रासंगिक हो चुका है क्योंकि 1 जनवरी 2016 को
ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है कब? यदि राज्य विधान मंडलों को बहुमत इसकी मांग करे, यदि लोकसभा सभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे, और विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है विकल्प सी, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे तब नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हो सकता है। आइए, प्राक्कलन समिति संसद के किन सदन के सदस्यों से गठित होता है? दोनों सदनों के, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा सदस्यों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किया जाए? आइए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, कूट में है। तो यहाँ अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान के और 24 दो अनुच्छेदों में मानव दुर्व्यापार, 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, और 24 में है कारखाने और खान में बालकों का नियोजन। स्वतंत्र रूप से आर्टिकल पूछे जाते हैं और यहाँ कूट में पूछे गए हैं। फलतः आपका उत्तर है विकल्प सी, 1 और 4। 48 प्रश्न संख्या है। धीरे धीरे एक एक कदम आगे हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी संसदीय समितियां हैं? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। आपका उत्तर तीनों है, तीनों संसदीय समितियां हैं। विकल्प डी आपका सही है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? 6 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो पहले हो। आपका उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात है। और सहायक निर्वाचन आयुक्त की बात है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो हो, 6 वर्ष काम कर लें या 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तो ये सहायक निर्वाचन आयुक्त के लिए समय है। आइए अगला प्रश्न देखें। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लागू होगा? इनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर निवृत्त हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर निवृत्त हो जाते हैं। तो इसमें विकल्प आपका डी सही है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसमें नए सदस्य भरे जाते हैं। मृदा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। मृदा संरक्षण के संबंध में जो पद्धतियां हैं, सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायुरोध। इसमें 2 को छोड़कर 1, 2, 1, 3, 4 है। 1, 3, 4 देखें, विकल्प आपका सी सही है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। मैग्नीशियम का बाहुल, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता और फास्फेटों का बाहुल। तो आपका विकल्प सी सही है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? इसमें आपका विकल्प ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न आपसे देखें।
भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में, घोषित आर्द्रभूमियों में, वन्य जीव अभयारण्यों में। तो यहाँ आपका उत्तर जो है राष्ट्रीय उद्यानों में है। विकल्प बी आपका सही है। चलिए, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। यहाँ देखिए आपका उत्तर है ये सबसे पहले आप देखें आंध्र प्रदेश में यहाँ नल्ला मल्ला है, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, फिर कार्डमम है, फिर अन्नामलाई है, तब उसके बाद कार्डमम है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सा एक लाक्षणिक रूप से गर्म और शुष्क है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि गर्म शुष्क नहीं है, ध्यान रखेंगे गर्म शुष्क नहीं है। यहाँ नहीं को पहले मार्क कर लें। अब इसके बाद विचार करना प्रारंभ करते हैं। सिराको, मिस्ट्रल, खमसिन और चिनूक। इसमें जो है मिस्ट्रल जो है गर्म शुष्क नहीं है, ठंडी पवन है। शेष सिराको, खमसिन और चिनूक ये जो है गर्म शुष्क पवन है। इसके क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं, आप इनको थोड़ा मैप में देख लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है पूर्व से पश्चिम के क्रम में। पूर्व से पश्चिम के क्रम में गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। इन प्रदेशों का अवलोकन करने के बाद कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम। फिर एक शॉर्टकट मैप, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम ऐसे देखिए, अब अवलोकन करें। ठीक है, सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, फिर उसके बाद देखें पश्चिमी बंगाल के बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, आप यहाँ कूट भी मिलान करें। विकल्प भी आपका सही है। 2 4 7 5 1 2 4 7 5 1। आइए अगला प्रश्न देखें। थालघाट महाराष्ट्र में उत्तरी सहाद रेंज में स्थित है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। दूसरा है भोरघाट महाराष्ट्र के उत्तर सहाद्री रेंज में स्थित है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच स्थित है। कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर रेल मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। आइए यहाँ देखें, यहाँ आपका तीनों सही है, आपका विकल्प डी सही है। आइए अगला प्रश्न देख लें। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। 10 चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग पृथक करता है। अंडमान की राजधानी कावरत्ती है। कावरत्ती अंडमान की राजधानी नहीं है। ठीक है, कावरत्ती अंडमान की राजधानी नहीं है। फलता 3 सही नहीं होगा, इसमें 1 और 2 सही होगा। विकल्प आपका बी सही है, सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। जैसलमेर व कश्मीर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं जबकि मासिनराम व चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र घाटी, निचली घाटी गोदावरी
कावेरी कृष्णा महानदी का डेल्टा क्षेत्र एवं गंडक व कोसी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। बताएं क्या सही है। आपका यहाँ उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देख लें। किसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है? ये आपका उत्तर है मंगल। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। 4 कूट दिए गए हैं। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन की प्रशासनिक राजधानी है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो यहाँ आपका उत्तर है डी 1, 2, 4। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ राज्य और राजधानियों का मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया, तजाकिस्तान, तंजानिया, स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इस प्रकार से आपका उत्तर सही होता है सी। चलिए, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। आंध्र महासागरीय पेटी, आंध्र महाद्वीपीय पेटी, हिंद प्रशांत पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो आपका उत्तर यहाँ सही है ये 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखें। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट हैं। सही है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला, यह भी सही है। 50% में फैला है। फलता आपका उत्तर 1 और 2 विकल्प सी सही होगा। सूची 1 सूची 2 का सुमेल करें। एक तरफ नदी दी गई हैं और दूसरी तरफ, एक तरफ शहर दिया गया है, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ विकल्प आपका डी सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। उत्तर बताएं। तो यहाँ देखा जाए तो ए और बी दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, किम्बरले हीरा, हमाना मांस पैक करना, मिलान रेशम, शेफील्ड कटलरी उद्योग। तो यहाँ हमाना जो है मांस पैक के लिए नहीं जाना जाता, मांस पैकेज के लिए नहीं जाना जाता, अपितु यह जो है शिकार उद्योग के लिए, हमाना शिकार उद्योग के लिए जाना जाता है। आपका उत्तर यहाँ बी सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है, किसी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीकी देशों में चाय के बागान नहीं हैं, चाय के बागान हैं। तो आपका उत्तर यहाँ ये गलत है, आर सही है, तो विकल्प डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को एस खुराना ने प्रतिपादित किया था, विकल्प सी सही है। इस प्रकार से दोस्तों द्वितीय टेस्ट सामान्य अध्ययन टेस्ट श्रृंखला का 2 पार्ट में विश्लेषण करना था। 1 से लेके, ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक इसमें चर्चा की गई है। अगले में 71 से लेकर 140 तक प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे।
तब तक इसको आप देखें। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।